हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डार्विनिज्म, जिसे हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। और इसमें हमारे कंटेंट्स होंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डार्विनिज्म, डार्विन ने क्या ऑब्जर्वेशन किया था, देन डार्विन के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्या पोस्टुलेट्स बनाए उसने, और फाइनली क्या एविडेंसेस थे जो डार्विन की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, एंड एट लास्ट जो डार्विन की थ्योरी है उसे क्रिटिसाइज क्यों और किसने किया। चार्ल्स डार्विन की बात करें तो ये एक ब्रिटिशर थे और ये जो है इनको ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी मिली थी वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन की, और ये वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन इन्होंने करना था, जो भी विश्व भ्रमण था ये इन्होंने किया था एक शिप में जिसका नाम था HMS बीगल। तो इन्होंने जो है अपने 5 साल का जो भी इनका वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन का टूर था उसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की। अब ये जो HMS बीगल था ये आपके अटलांटिक ओशन से होता हुआ पैसिफिक ओशन की तरफ अपना विजिट कर रहा था। तो 5 ईयर में इन्होंने डार्विन ने बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ के छोटे छोटे आइलैंड्स थे इन ओशन में उनमें ऑब्जर्व की। और ऑब्जर्व क्या कि इन्होंने जो वहाँ पे लिविंग स्पीसीज थी और कुछ ऐसी स्पीसीज जो वहाँ पे फॉसिल्स के फॉर्म में प्रेजेंट थी उन सबको इन्होंने प्रॉपरली ऑब्जर्व किया, और जितने भी स्पेसिमेंट्स इनको मिले थे इन्होंने वो स्पेसिमेंट वहाँ से कलेक्ट कर लिए, चाहे वो लिविंग कंडीशन में मिले हों चाहे वो फॉसिल्स के फॉर्म में मिले हों। इन्होंने प्रॉपर उन सारे जो भी प्रूफ्स थे, जो भी एविडेंसेस थे उनको कलेक्ट कर लिया और अपने साथ ले आए। और जब ये वापस उसको अपने साथ ले आए तो जो इन्होंने टूर किया था वो 1831 में किया था, और उन्होंने फिर 1859 में एक बुक जो है पब्लिश की अपनी, दैट इज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इस बुक के पब्लिश होते ही साथ जो है डार्विन एज ए सेलिब्रिटी जो है उभर के आए, और इतने बड़े सेलिब्रिटी थे ये, लेकिन उसके पीछे जो है रीजन आता है आर माल्थस के एक ऐसे का। एक्चुअली डार्विन जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे आर माल्थस के एक ऐसे नोट पे जिसका नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। और इसी नोट के थ्रू इन्हें आइडिया मिला, जो भी इन्होंने वहाँ से एविडेंस कलेक्ट किए थे उनको प्रॉपरली ऑब्जर्व करके एक थ्योरी अपनी बना सके इसका। तो यहाँ पे जो है डार्विन ने जो अपनी एक थ्योरी बनाई थी वो बेसिकली डील करती है नेचुरल सिलेक्शन में। तो यहाँ पे डार्विन कहते हैं कि जितनी भी स्पीसीज हैं वो आपकी ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है नेचुरल सिलेक्शन के फोर्स के कारण चेंज होती रहती है, तो ये जो है बनती है मतलब। तो ये डार्विन का एक मानना था। तो जब उन्होंने अपना भ्रमण किया HMS बीगल के थ्रू तो उन्होंने जो अपने ऑब्जर्वेशंस थे उनमें 2 डिडक्शंस मेंशन किए थे और फाइनली एक कंक्लूजन जो है वो मेंशन किया था। तो ये डार्विन जो है डार्विनिज्म जो है कहलाता है, जिसे हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। डार्विन ने अपने HMS बीगल के सफ़र में जो ऑब्जर्वेशंस की वो क्या थी उन्हें समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया कि जो उनको फॉसिल्स मिले थे और जो लिविंग स्पीसीज थी उनके जैसी, उनमें कुछ ना कुछ समानताएं, उनमें कुछ ना कुछ रिश्ता जो है रिलेशन डार्विन को नजर आया। तो डार्विन ने क्या किया, जो कुछ ऐसे जायंट फॉसिल्स, ऐसे विशालकाय फॉसिल्स जो थे मैमल्स के कलेक्ट किए साउथ अमेरिका से, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि ये जो मैमल्स हैं ये लगभग सिमिलर हैं लिविंग कंडीशन में जो आर्माडिलोस पाया जा रहा है उसके। तो उसके बेसिस पे उन्होंने ऑब्जर्वेशंस फाइंड की कि जो लिविंग आर्माडिलोस है वो फॉसिल आर्माडिलोस से अंतर है, उसमें कुछ ना कुछ अंतर है। इवन देन कि फॉसिल में जो आर्मर है आर्माडिलोस का, जो कवच है आर्माडिलोस का, वो लिविंग आर्माडिलोस के जैसा ही है, तो भी दोनों में तो भी लिविंग और फॉसिल आर्माडिलोस में कुछ ना कुछ अंतर पाया जा रहा है। फिर एक समानता उन्होंने ये देखी कि जो लिविंग और फॉसिल आर्माडिलोस है वो दोनों के दोनों ही वेस्टर्न रीजन में पाए जा रहे हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि फॉसिल्स और लिविंग स्पीसीज के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया कि जो जोग्राफिकल एरियाज हैं वो जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं भूभाग, वैसे वैसे जो उनके साथ रहने वाली स्पीसीज होती हैं
एलिड स्पीसीज जो होती हैं वो भी धीरे धीरे उनमें भी ग्रेजुअल चेंजेस आते रहते हैं। तो जैसे हम देखें कि जो आइलैंड में पाए जाने वाले जायंट टॉर्टोइस थे, विशालकाय कछुए थे, जितने भी आइलैंड्स में वो पाए जाते थे, तो जो जिस आइलैंड में एक विशालकाय कछुआ पाया जा रहा है वो सारे के सारे कछुए एक पर्टिकुलर आइलैंड में एक जैसे ही होते हैं। तो आइलैंड में अगर छोटी घास है तो कछुए का साइज छोटा होगा, और आइलैंड में अगर बड़ी बड़ी घास है तो कछुए का साइज जो है बड़ा बड़ा होता चला जाएगा। तो ये जो है जैसे जैसे जोग्राफिकल एरियाज ग्रो करते हैं वैसे वैसे उनके साथ रहने वाली एलिड स्पीसीज भी ग्रो करती है। तीसरा ऑब्जर्वेशन डार्विन का ये था कि उन्होंने देखा कि जोग्राफिकल वेरिएशन, यानी कि अगर किसी जोग्राफिकल एरिया में कुछ भिन्नताएं पाई जा रही हैं तो वहाँ रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। और स्पेसिफिकली उन्होंने नोटिस किया ये गैलापागोस आइलैंड में। तो गैलापागोस आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशन में है और ये एक आर्चिपेलेगो है, द्वीप समूह है, जिसमें बहुत सारे लगभग दर्जन भर आइलैंड्स का ये एक द्वीप समूह है, आर्चिपेलेगो है। और यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं वो एक दूसरे से लगभग 45 से 50 किलोमीटर की दूरी में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम समझते हैं डार्विन ने यहाँ पे क्या किया, गैलापागोस आइलैंड से बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो कलेक्ट किए, और इन स्पीसीज को कलेक्ट करने के बाद उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स जो है नोटिस किए। वो क्या थे समझते हैं। पहला कि बहुत सारी स्पीसीज जो है, मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज जो है वो नई थी, उनके बारे में हमें पता ही नहीं था, वो हमारे नॉलेज में नहीं थी। दूसरा कि जो बहुत सारी स्पीसीज उन्होंने कलेक्ट की वो सिर्फ गैलापागोस आइलैंड में ही पाई जा रही थी, कहीं और नहीं पाई जा रही थी। तीसरा, जो काफ़ी सारी स्पीसीज ऐसी भी थी जो कि आइलैंड में पाई जाती हैं लेकिन उनमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर थे जो कि अमेरिकन मेनलैंड में भी पाई जाती हैं उन स्पीसीज के साथ। चौथा, जो स्पीसीज थी वो आपकी अधिकतर रेस्ट्रिक्ट थी एक ही आइलैंड में, तो एक आइलैंड में जो स्पीसीज पाई जा रही है वो दूसरी आइलैंड में नहीं पाई जा रही थी। पांचवा पॉइंट था कि जो आपके आइलैंड था, हर आइलैंड में अपनी एनिमल और प्लांट की एक ही किस्म की प्रजाति पाई जा रही थी, दूसरे किस्म की प्रजाति उसमें नहीं थी। तो हर आइलैंड की अपनी एक विशेष प्रजाति थी प्लांट और एनिमल की। जैसे कि हम जायंट टॉर्टोइस की बात करें, विशालकाय कछुओं की बात करें, तो वो जो है स्पेसिफिकली गैलापागोस आइलैंड के आइलैंड नंबर 1 में जो कछुआ पाया जा रहा है वैसा कछुआ आइलैंड नंबर 2 में नहीं पाया जा रहा है, दोनों में कुछ ना कुछ भिन्नताएं हैं। वहीं हम बात करें गैलापागोस आइलैंड के आइलैंड नंबर 1 में अगर कोई घास पाई जा रही है तो वैसी घास आइलैंड नंबर 2 में नहीं पाई जा रही है। तो कुछ ना कुछ भिन्नताएं जो है हर द्वीप के एनिमल्स और प्लांट्स में पाई जा रही थी। ये तीसरा ऑब्जर्वेशन था डार्विन का। डार्विन ने अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कुछ पोस्टुलेट्स, कुछ फैक्टर्स मेंशन किए थे। उनमें पहला फैक्टर है ओवर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे डार्विन मेंशन करते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी डेंजर ना हो, तो वो अपने एक्सेप्शनल साइड में मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव रेट शो करता है, सबसे ज़्यादा प्रजनन क्षमता वो शो कर सकता है। और इस तरीके के मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव रेट को शो करने के लिए जो इंक्रीमेंट लगता है उसे हम कहेंगे ज्योमेट्रिक इंक्रीज। तो जैसे हम बात करें फिशेस की, तो वो मिलियंस ऑफ एग्स जो है ले कर सकते हैं एक स्पॉनिंग सीजन में। ऑयस्टर्स की बात करें जैसे हम, तो वो 60 से 80 मिलियन एग्स तक अंडे दे सकती है। और वहीं डार्विन ने एक एग्जाम्पल, एक कैलकुलेशन किया था हाउस फ्लाइज के अंडों के ऊपर। तो हाउस फ्लाइज जो है, एक जोड़ा हाउस फ्लाई अगर सरवाइव कर जाए और वो रिप्रोड्यूस करे, फिर उसके बाद वो अपने जो उनके अंडे हैं वो भी सरवाइव कर जाएं सारे के सारे, और फिर वो भी रिप्रोडक्शन करें और ये फेज जो है चलता रहे, तो लगभग एक जोड़ा हाउस फ्लाई जो है वो एक सीजन के अंत तक अपनी जो प्रोजेनीज, नंबर ऑफ प्रोजेनीज जो छोड़ देगा वो है लगभग 191 बिलियन ऑफ बिलियंस इंडिविजुअल। इतने इंडिविजुअल्स को वो जन्म दे सकता है एक जोड़ा हाउस फ्लाई, अगर उसके सारे के सारे ऑफ स्प्रिंग सर्वाइव करते रहते हैं और रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। तो वहीं हम एलिफेंट की बात करें तो वो भी एक स्लोएस्ट ब्रीडर की कैटेगरी में आता है। इवन देन उसका 750 ईयर के लाइफ स्पैन में वो 6 यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकता है, और अगर 6 यंग वंस सक्सेसफुली जो है अपना लाइफ स्पैन जी लें और रिप्रोड्यूस भी कर लें, तो वो एट द एंड ऑफ 750 ईयर
ऑफ वन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के 750 साल खत्म होने तक एक हाथी 19 मिलियन ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकता है। तो ये जो है ओवर प्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल है।